हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग ने रिलेशन के बारे में काफी कुछ अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, आज उससे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, आज उससे आगे ये हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिलेशन के कितने टाइप होते हैं, मतलब जो रिलेशन होता है वो कितने टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहला रिलेशन टाइप होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है, जैसे वो रिफ्लेक्ट, नेम से ही क्लियर है कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करे। जैसे यदि कहा जाए कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है ए, जो इस एलिमेंट मान लेते हैं कोई सेट ए का है, और यहाँ पे कोई सेट, ये भी कोई सेट ए है मतलब ए से ए में ही रिलेशन हो रहा है, मतलब रिलेशन फाइंड करना है ए क्रॉस ए का। ठीक है, मतलब ए क्रॉस ए कोई क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब इसमें हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है। तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब हम लोग को पढ़ना है क्या, पहला टॉपिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब हुआ कि ये एक जस्ट मिरर की तरह वर्क करेगा, मतलब जैसा इमेज यहाँ पे होगा उसी का जस्ट रिफ्लेक्ट इमेज, मतलब इस तरीके से इमेज यहाँ पे भी होगा, मतलब ए रिलेटेड टू ए। ठीक है, और जहां ए जो होगा वो किसका एलिमेंट होगा, ये इस एलिमेंट ऑफ, मतलब फॉर ऑल ए, जितना भी ए होगा वो सब एलिमेंट होगा इसका, इस सेट ए का। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब आ गया कि ये एक टाइप का रिलेशन होता है। मतलब अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आर कोई रिलेशन है, ठीक है, आर बी द रिलेशन फ्रॉम द सेट, मतलब टू द सेट ए, मतलब सेट ए पे ही वो रिलेशन है। सेट ए पे रिलेशन करने का मतलब है, हम ये भी कह सकते थे फ्रॉम द सेट ए टू बी, मतलब ए से बी में वो रिलेशन डिफाइन कर रहा है। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि रिलेशन टू द सेट ए, मतलब वो सेट ए से ए में ही रिलेशन दिखा रहा है, टू द सेट ए, मतलब जो इस टाइप का होगा, मतलब ए में रिलेशन दिखा रहा है जो इस टाइप का होगा, एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए ठीक है, मतलब ए का हर एक एलिमेंट रिफ्लेक्ट टू ए। ठीक है, इसका मतलब हुआ आर कोई रिलेशन है सेट ए पे, तो इस तरीके से रिलेशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिफ्लेक्ट टू ए, मतलब ए का हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्शन इसी सेट ए में हमको फाइंड अप हो रहा है। टोटल कहने का मतलब है, यदि हम लोग माने कि ए यहां पे मान लेते हैं ये एलिमेंट है ए का, और इसी चीज को अगेन मान लेते हैं ए इज एलिमेंट है ए का, क्योंकि हमको रिलेशन फाइंड करना है आर। आर जो रिलेशन है वो ए से ए में ही रिलेशन है। ठीक है, जो इस तरीके का है, ऑर्डर्ड पेयर ए इज एलिमेंट ऑफ इस रिलेशन का, और जहां पे ए जो है वो इसका रिलेशन है। ठीक है, और हम इस तरीके से कह सकते हैं, यदि ए हमारा, या फिर हम इसको रिफ्लेक्स रिलेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यदि ए हमारा सॉरी स्मॉल ए हमारा कैपिटल ए, मतलब सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, तो ए रिलेट टू ए जो होगा ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब यहां पे यदि ये एग्जिस्ट करेगा ए रिलेट टू ए, मतलब ए का ए से रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो रहा है। रिफ्लेक्सिव मतलब यदि ए से ए में ही रिलेशन हो रहा है, मतलब उसी का, उसी एलिमेंट से, उसी टाइप से रिलेशन से, जैसे ए जिस टाइप के रिलेशन से इससे रिलेटेड है, वही यहां भी तो ए है, ये भी इसी से, उसी रिलेशन से इंक्लूडेड है। ठीक है, दोनों ए ही है। ठीक, जैसे ब्रदर ब्रदर का रिलेशन मान लेते हैं, ए ब्रदर है ए का, तो ए खुद का तो भाई होगा ही। ठीक है, तो कह सकते हैं ये वाला ए इस ए का भाई होगा, और ये वाला ए इस सेट का ए का भाई होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये कौन सा रिलेशन होगा फिर,
ये हम लोग का रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब यदि हम लोग को कोई सेट ऑफ रिलेशन दिया हो, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई सेट ऑफ रिलेशन R इज इक्वल टू इस तरीके से हो, ऑर्डर पेयर 1 1 1 2, ठीक है। मान लेते हैं इस तरीके से कोई रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो R होगा ये तो ऑर्डर पेयर 1 रिलेट टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये वाला जो ऑर्डर पेयर 1 रिलेट टू 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे यदि 1 रिलेट टू 2 नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होना चाहिए, और कहीं तो हो सकता है, लेकिन इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1 रिलेट टू 2 नहीं होगा। ये किस तरीके से होगा, या फिर होना चाहिए 2 रिलेट टू 2, इस तरीके से हो तो भी पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे हम लोग को दिया है क्या, 1 1 और 1 और 2, ठीक है। तो ये जो होगा इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, आई थिंक रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है कि यदि कोई सेट का, जैसे यहां पे मान ले कि ये कोई सेट A है और ये कोई सेट B है, ठीक है। यहां पे जो इसका इमेज A है, इसमें भी कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो A हो। मतलब यदि यहां पे कोई एलिमेंट A है तो इसका जो इमेज होना चाहिए, मतलब A का जो इससे रिलेशन होना चाहिए इस वाले एलिमेंट से, वो सेम होना चाहिए। मतलब दोनों एलिमेंट को सेम होना चाहिए, ठीक। रिफ्लेक्ट करना चाहिए एक दूसरे को, जैसे मिरर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। यहां पे हमको लिखना है तो A रिलेट टू A, यहाँ पे एक A जो होगा A का एलिमेंट होगा और दूसरा A जो होगा वो B का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेशन को समझ सकते हैं। अब दूसरे टाइप का रिलेशन पढ़ना हम लोग को सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ये नेम से ही कंफर्म हो रहा है कि सिमेट्रिक हो रहा है। जैसे R को रिलेशन है सेट A में, ठीक है। सेट A पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या होगा, यदि इस तरीके की कंडीशन फॉलो करे, जिस तरीके से सेट A का मान लेते हैं A और B जो है वो कैपिटल A, मतलब सेट A का एलिमेंट है, तो एक ऐसा रिलेशन जैसे A रिलेट टू B हो और ये इंप्लाइज करे कि B जो हो वो भी रिलेटेड हो A से, उसी रिलेशन से। जैसे A जिस रिलेशन से B से रिलेटेड हो, उसी रिलेशन से B जो है A से भी रिलेटेड हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब इसको सिमेट्री कर दिया गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। यहां पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब उस रिलेशन में A B को भी आना चाहिए और B A को भी आना चाहिए R में, ठीक है। तो यहां पे जो R जो रिलेशन है ये क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। R क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब सिमेट्रिक मान लेते हैं कोई सेट A है जो इस तरीके से है, 1 2 और 2 1, ठीक है। अब इसमें देखा जाए ये कैसा रिलेशन है, सॉरी ये सेट ये जो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है R को। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 1 रिलेटेड है 2 से, 1 रिलेटेड है 2 से और 2 रिलेटेड है 1 से, दोनों ऑर्डर पेयर दिख रहा है ना। तो इसका मतलब होगा कि जो R जो होगा ये कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्लियर है, मतलब एक ऐसा रिलेशन जो अपने सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे A रिलेटेड हो B से, उसी तरीके से B रिलेटेड हो A से, तो ऐसा रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। बट यहां पे पॉइंट करने वाली बात है कि यदि ये तो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब A जो है वो रिलेटेड है B से और B जो हो रिलेटेड हो A से, ठीक है। तो ये इंप्लाइज करे यदि A इज इक्वल टू B, यदि इस तरीके का आप लोगों को कोई कंडीशन मिले जहां पे AB को तो पता ही है A B किसका एलिमेंट है, A का ही एलिमेंट है। यदि ये मिले कि A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू A और ये इंप्लाइज करे A इज इक्वल टू B,
ठीक है। तो यहां पे जो आर जो रिलेशन होगा, इस आर वाले रिलेशन को हियर आर इज कॉल्ड, या फिर रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशन आर। रिलेशन आर इज कॉल्ड रिलेशन आर क्या कहलाएगा यहां पे? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, आई थिंक ये वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। यदि कोई रिलेशन इस टाइप से हो कि ए जैसे रिलेटेड हो बी से, वैसे ही बी रिलेटेड हो ए से, और ये इंप्लाइज करे कि ए इज इक्वल टू बी है, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। और यदि इस तरीके का रिलेशन है कि ए जिस तरीके से रिलेटेड है बी से, उस तरीके से बी रिलेटेड है ए से, और ए बी आर के एलिमेंट है, मतलब ऑर्डर पेयर ए बी और बी आर के एलिमेंट है, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन। यहां पे कंडीशन है कि ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हो जाएगा इक्वल तो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, यदि नहीं होगा इक्वल तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो यहाँ पे कह देंगे हम लोग कि ये जो आज जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब कोई ऐसा रिलेशन मिलता है ए रिलेट टू बी, जैसे ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, और ये इंप्लाइज कर रहा है ए इज इक्वल टू बी, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं रिलेशन जो होता है वो इस टाइप से होता है, मतलब आर वन टू 1 3, फिर 2 1 और 2 3। ठीक है, सॉरी यहां पे 3 1। अब इसमें पूछा जाएगा ये जो रिलेशन आर है, ये टोटल रिलेशन आर जो है, जिसमें भी जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, जितने भी इसके ऑर्डर्ड पेयर हैं, वो सब की सब जो है सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 रिलेट टू 2, 2 रिलेट टू 1, ये भी एक ऑर्डर पेयर, मतलब एक सेट है, जो सेट मतलब बस एक ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप कह सकते हैं इसे, जो 1 रिलेट टू 2 है और 2 रिलेट टू 1 है, ये इस तरीके ऑर्डर पेयर है जो फॉलो कर रहा है सिमेट्रिक रिलेशन को। यहां पे भी है 1 रिलेट टू 3 और 3 रिलेट टू 1, ये भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब यदि हम इसका आर का आर इनवर्स लेते हैं, मतलब इनवर्स रिलेशन लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 and 1 जस्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। ये इनवर्स रिलेशन निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 and 3। आप देख सकते हैं अगेन वो वही सारे एलिमेंट आ गए हैं, बस इनका प्लेस चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को एक पॉइंट मिलता है, इफ आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, कहा जाए कि यदि आर जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है, देन जो आर जो होगा वो आर इनवर्स के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब ये हुआ कि वो ट्रांजिट कर सके। जैसे कोई रिलेशन हो, यदि इस तरीके से हो, यदि ए जो है वो बी से रिलेटेड है और बी जो हो वो सी से रिलेटेड हो, तो यदि ये दोनों मिलके ये इंप्लाइज करे कि जो ए होगा वो सी से उसी रिलेशन से मतलब रिलेट होगा, तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब यदि ए बी से जिस रिलेशन से रिलेटेड हो, बी सी से जिस रिलेशन से रिलेटेड हो, उसी रिलेशन से ए और सी भी रिलेटेड हो, तो यदि ऐसा कुछ फॉलो होता है, और ये सब किसमें होगा? एक सेट ए में होगा, जैसे ए बी सी किसी सेट ए के एलिमेंट होगा और आर कोई रिलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का जो रिप्रेजेंट करेगा तो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? जैसे छोटा सा इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
जैसे मान लेते हैं जो रिलेशन है वो लेस देन वाला रिलेशन है, ठीक। अब यदि हम लोग देखते हैं कि ए जो है यदि लेस देन और इक्वल टू बी है, और मान लेते हैं और कोई सेट, यहां पहले सेट डिफाइन कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई सेट ए है जो इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें से इस तरीके से रिलेशन हम लोग को निकालना है कि ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू वाला रिलेशन है, इसमें से इसी का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास मिल जाएगा, कई सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जो लेस देन होंगे, मतलब कुछ ले लेते हैं इसमें से। मान लेते हैं कि जो 1 है वो तो 2 से लेस देन होगा, ये तो फिक्स है लेस देन वाला पॉइंट, लेस देन वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए ज्यादा सुटेबिलिटी के लिए हम लोग लेस देन वाला ले लेते हैं, ठीक है। यदि वेरिएबल रहता है तो लेस देन और इक्वल टू लेके चल सकते थे, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे फिक्स दिख रहा है कि इससे लेस देन होगा, ठीक। और यहाँ पे दिख रहा है कि जो 2 है वो लेस देन 3 है, तो क्या हम ये भी कर सकते हैं कि जो 1 है वो लेस देन 3 है, यस। यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि ये जो रिलेशन दिख रहा था, मतलब 1 रिलेटेड टू 2 है जिस तरीके से, और 2 रिलेटेड टू 3 है जिस तरीके से, और ये इंप्लाइज कर रहा है जो 1 रिलेटेड है 3 से। तो यहाँ पे जो रिलेशन आर होगा वो कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब ये चीज इसको ट्रांजिट कर रही है, ठीक है। मतलब जिस तरीके से ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, उसी तरीके से ए जो है वो सी से रिलेटेड है, ठीक है। आई थिंक ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे वहां पे हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़े थे, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में यदि हम लोग यही रिलेशन सिमेट्रिक वाले में लेके चला जाए, एग्जांपल ले लेते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए एक रिलेशन ले लेते हैं, मान लेते हैं यही वाला रिलेशन है, आर इज इक्वल टू जो है वो लेस देन और इक्वल टू वाला रिलेशन है, ठीक है। और एक सेट ले लेते हैं ए बी सी, मान लेते हैं कोई सेट ए है, ठीक है। अब यदि हम ये कहा जाए कि ए जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू बी होगा, और बी जो है वो लेस देन और इक्वल टू सी है। अब यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ए जो है वो डायरेक्टली इससे वो होगा छोटा होगा, मतलब ए जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू सी से होगा। ये तो हो गया हमारा ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी। हम लोग को क्या चाहिए, सिमेट्रिक वाला प्रॉपर्टी। यदि हम इस तरीके से कहें कि जैसे ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी है और बी जो है वो लेस देन और इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ए और बी कैसे हो सकते हैं कि ऐसा कंडीशन फॉलो होगा। ए और बी बस एक ही कंडीशन है ही कि ए और बी यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए इज इक्वल टू बी। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। रिलेशन आता है हम लोग के पास जो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है कि एक रिलेशन जो ऐसा हो जो ऊपर बताए गए तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता हो। तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करने का मतलब है वो पहला चीज फॉलो करे, वो क्या चीज होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए। दूसरा, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, यदि कोई एलिमेंट ए का एलिमेंट है तो इसको कैसा होना चाहिए, ए रिलेट टू ए, ठीक है। मतलब इस तरीके का, या फिर दूसरे शब्दों में क्या है, यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर ए है वो भी आर का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से इसको हम लोग आर को रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक। और दूसरा वही रिलेशन आर जो इस तरीके से होना चाहिए, क्या जो होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए,
सिमेट्रिक होना चाहिए। अब मान लेते हैं कोई ए और बी जो वो ए का एलिमेंट हो, तो ये किस तरीके से होना चाहिए, ए रिलेट टू बी और बी रिलेट टू ए। टोटल कहने का मतलब है जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है और ऑर्डर्ड पेयर जो बी ए है वो भी आर का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से फॉलो करना चाहिए। यदि सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, ए बी एलिमेंट है ए का, जहां ए रिलेट टू बी है और उसी तरीके से बी रिलेट टू ए है, तो इन दोनों को इस ऑर्डर पेयर, मतलब दोनों ऑर्डर पेयर को इस रिलेशन आर में होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल होना चाहिए। और तीसरा ये कंडीशन है सी, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, इस रिलेशन का मतलब हम लोग पहले समझ चुके हैं। यदि एक चीज दूसरे से रिलेटेड है, दूसरी चीज तीसरे से रिलेटेड है, तो पहली चीज को तीसरे से रिलेटेड यदि रिप्रेजेंट करेगा तो वो कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जैसे यदि माने ए बी सी जो ए का एलिमेंट हो, ठीक है, अब ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करे आर, इसमें ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, और ये इंप्लाइज करे ए रिलेटेड टू सी, तो यहाँ पे आर जो होता है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। कुल कहने का मतलब है कि आर में कैसे टाइप के ऑर्डर पेयर आने चाहिए, पहले ए बी होना चाहिए, फिर बी सी होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, ए सी को भी उसी आर में होना चाहिए। यदि कोई रिलेशन आर है जो डिफाइंड है, वो इन तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता हो, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता हो, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कोई जस्ट एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। यदि हम देखें, यदि आर जो है वो इक्वल टू वाला रिलेशन है, ठीक है, आर जो है वो इक्वल टू वाला रिलेशन है, और कोई सेट हमारे पास ए है जिसमें ए बी सी डी इतने एलिमेंट है, ठीक है। अब आर के तो कई टाइप मतलब रिलेशन बनेंगे, ठीक। अब यहां पे यदि हम लोग ये कहा जाए जो आर है वो इस तरीके से डिफाइन है, इसमें पहला चीज आ रहा है ए आ रहा है, ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, सी ए आ रहा है और सी बी आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये जो आर ये सेट पे डिफाइन है, ए सेट पे डिफाइन है आर रिलेशन, क्या वो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग को क्या ये तीन प्रॉपर्टीज को इस जो रिलेशन है इसमें दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ए है, रिलेशन को दिखा रहा है, मतलब ए रिलेट टू ए होना चाहिए, तो यहाँ पे ये इसमें है, मतलब आर तो पहली वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर गया, मतलब वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, पहला वाला प्रॉपर्टी कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। अब दूसरा देखते हैं, देखिए ए रिलेट टू बी और बी रिलेट टू ए कहीं पे है, नहीं है, ठीक है। तीसरे वाले पे बी रिलेट टू सी और सी रिलेट टू बी है यहाँ पे, तो हम लोग को मिल गया कि जैसे बी रिलेटेड है सी से और जो सी रिलेटेड है वो बी से है, ठीक है। तो अब ये कैसा रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब ये सिमेट्रिक वाला कंडीशन भी फॉलो कर गया। अब हम लोग को चाहिए थर्ड एंड लास्ट कंडीशन, ट्रांजिटिव वाला कंडीशन, ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। मतलब अब देखा जाए, अब यहां पे देखते हैं जैसे ए रिलेट टू ए है, ठीक है, और यहां पे ए रिलेट टू बी है, जैसे इसका एंड इसका लास्ट दोनों को इक्वल होना चाहिए, फिर एक जगह इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, ए बी को इक्वल होना चाहिए। यदि हम लोग इस तरीके से देखें, मान लेते हैं कि ए जो है वो रिलेटेड है ए से, ठीक है, इक्वल वाले रिलेशन से रिलेटेड है, और जो बी है यहां पे, और यहां पे भी ए जो है वो रिलेटेड है बी से, ठीक है। हम लोग को क्या मिला, ए और ए बी, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं
क्या देखा जाए, ए बी, अगेन ए बी हम लोग के पास आ गया। ए बी क्या अगेन आर का एलिमेंट है, मतलब आर का तो एलिमेंट है ही, तो मतलब ये क्या चीज प्रूफ हो गया, ट्रांजिटिव भी, मतलब वो ये जो आर रिलेशन होगा ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, आई थिंक ये चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल कर पढ़ेंगे हम लोग।